हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जूनियर सुपर टेट की बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि जो हम विकल्प पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट और बताएंगे, उन पर गौर करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक है। टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक जो होता है वह कौन है? तो इसका आंसर सुअर होगा। टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक सुअर होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि इसका प्राथमिक पोषक कौन सा होगा? तो इसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है। टीनिया सोलियम है क्या? यह एक फीताकृमि है। ठीक। अच्छा, फीताकृमि और टीनिया सोलियम जो है यह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये प्लेटी हेल्मिंथीज संघ के अंतर्गत आता है। प्लेटी हेल्मिंथीज संघ के अंतर्गत सभी चपटे कृमि आते हैं। तो टीनिया सोलियम क्या है? चपटा कृमि है, फ्लैट वार्म बोलते हैं इनको। तो द्वितीयक पोषक सुअर हो गया और प्राथमिक पोषक इसका मनुष्य होता है। यह इसका एक साथी और है जिसे हम टीनिया सैजिनेटा कहते हैं। वह गौ मांस फीताकृमि कहलाया करता है। गौ मांस फीताकृमि क्या है नाम उसका? टीनिया सैजिनेटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसियोला का प्राथमिक पोषक कौन सा है? मनुष्य है, भेड़ है, सुअर है या कुत्ता है? तो प्राथमिक पोषक इसका भेड़ है, फैसियोला का। अब फैसियोला को हम और क्या कहते हैं? तो इसे हम यकृत कृमि कहते हैं। यह भी प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। साधारण नाम इसका यकृत कृमि है और इसका जो प्राथमिक पोषक है वो भेड़ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीयक पोषक कौन है? तो द्वितीयक पोषक इसका घोंघा होता है। याद रखना, स्नेल या घोंघा होता है। फैसियोला हिपैटिका जो है या यकृत कृमि जो है, ये यकृत गलन रोग पैदा करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि यकृत गलन रोग कौन पैदा करता है, तो फैसियोला या यकृत कृमि करता है और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। नेक्स्ट है, ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं जो हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्यों में पाई जाती हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ज्वाला कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ज्वाला कोशिकाओं का कार्य उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन करना इन कोशिकाओं का कार्य है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो संघ है यह ऐसा संघ है जहां से त्रिस्तरीय जंतुओं का प्रारंभ होता है। मतलब इस संघ में जो जंतु रखे गए हैं उनका शरीर जो होता है वो त्रिस्तरों से बना होता है, जिनके नाम हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो याद रखना, ज्वाला कोशिकाएं जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सभी चपटे कृमि हैं। उदाहरण फीताकृमि और यकृत कृमि, जिनके विषय पर ऊपर चर्चा हो चुकी है। कीप कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? कीप कोशिकाएं स्पंज में पाई जाती हैं। ये स्पंज जो हैं वो पोरीफेरा संघ से संबंधित होते हैं। कीप कोशिकाओं को हम कोइनोसाइट्स कहते हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं पोषण में मदद करती हैं। मतलब इन कोशिकाओं के एक्शन से ही स्पंजों के शरीर में पानी प्रवेश करता है। याद रखना, स्पंज में जो गुहा मिलती है उसे हम स्पंजोसील कहते हैं। और स्पंज एक प्रमुख बाथ स्पंज है। एक स्पंज है जो नहाने काम में आता है, जिसे हम बाथ स्पंज कहते हैं। उसे यू स्पंजिया के नाम से जानते हैं। ठीक। तो अगर आ जाए कि बाथ स्पंज का नाम बताइए तो यू स्पंजिया है। और स्पंजों का पूरा शरीर जो होता है वो छिद्रिल होता है। इसमें कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं और एक बड़ा छिद्र होता है जिसे आस्कुलम कहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा शरीर के अंदर पानी प्रवेश करता है और आस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर पानी निकलता है। और यहाँ पर खास बात होती है कि स्पंजों में या पोरीफेरा संघ के जंतुओं में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक, याद रखना, नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षियों की अस्थियां होती हैं। तो पक्षियों की अस्थियां जो होती हैं वो छिद्र युक्त एवं वायु से भरी हुई होती हैं। ठीक।
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या एराइज होते हैं, पक्षियों की अस्थियां जो होंगी कैसे होंगी, छिद्रयुक्त होंगी और वायु से भरी होंगी। किस लिए ऐसा होता है, ताकि पक्षियों के उड़ने में कोई बाधा ना हो, पक्षियों का शरीर हल्का बना रहे। तो ये हड्डियां खोखली होती हैं पक्षियों की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन फंसने लायक हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को हम आर्निथोलॉजी बोलते हैं। और अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों के बारे पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किसने किया था भारत पर, तो सलीम अली जी हैं, इसलिए उन्हें बर्डमैन कहते हैं। ठीक, उन्हें बर्डमैन कहते हैं सलीम अली को। अब इसके बाद पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है और पक्षियों में केवल एक अंडाशय होता है। ये सब ऐसा इसलिए होता है ताकि पक्षियों को उड़ने में मदद मिल सके। ठीक, नेक्स्ट है जेली फिश है। जेली फिश क्या है, तो जेली फिश देखिए इसमें फिश लिखा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है, मछली नहीं है। ये क्या है, जेली फिश एक सिलेंट्रेट है। आपको बता दें, मछलियां जो रखी गई हैं वो कार्डेटा संघ में रखी गई हैं और सिलेंट्रेट जो है ये नॉन कार्डेटा है। तो जेली फिश जो है वो एक सिलेंट्रेट है, मछली नहीं होती है। और जेली फिश का वैज्ञानिक नाम होता है ऑरेलिया आरिटा। यहाँ पर सिलेंट्रेट शब्द आया हुआ है। सिलेंट्रेट उन्हें कहते हैं जो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। सिलेंट्रेटा संघ की एक खास बात यह है कि इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है या सिलेंट्रान नाम की देह गुहा पाई जाती है और इन पर एनस नहीं होता है, केवल इनमें माउथ होता है। इसलिए इनके शरीर का जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है। याद रखना, अगर पूछा जाए कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसमें है तो सिलेंट्रेटा में होता है। और हाइड्रा जो जंतु है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है, वो सिलेंट्रेटा संघ का ही प्राणी है। नेक्स्ट है, भ्रूण के चारों ओर रक्षात्मक आवरण एमनियॉन पाया जाता है। किस पर, तो याद रखना एमनियॉन नाम का एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है और ये छिपकली में मिलता है। कैसे, इसको याद रखेंगे हम। एमनियॉन नाम की परत पाई जाती है भ्रूण के चारों तरफ। तो एमनियॉन नाम की परत ये किस किस में पाई जाएगी, तो आपको बता दें, राम शब्द आप याद रखना, राम शब्द याद रखना। राम का मतलब है रेप्टीलिया, एवीज और मैमेलिया। राम, रेप्टीलिया, एवीज, मैमेलिया। कहने का मतलब है सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग, इनमें एमनियॉन नाम की झिल्ली पाई जाती है। तो इन्हें हम एमनियोटा भी कहते हैं। आप समझते हैं कि छिपकली जो है वो सरीसृप में आती है, बाकी ये जो है काकरोच आर्थ्रोपोडा का है, मछली जो है वो मत्स्य वर्ग की है, टोड जो है उभयचर वर्ग का है। तो हमने बताया है कि राम शब्द आपको याद रखना है रेप्टीलिया, एवीज और मैमेलिया, मतलब सरीसृप, पक्षी और स्तनी, इनमें एमनियॉन नाम की झिल्ली पाई जाती है। छिपकली का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो हेमीडेक्टाइलस फ्लेविविरिडिस होता है। हेमीडेक्टाइलस फ्लेविविरिडिस ये। अच्छा, यहीं पर पूछ लिया जाए कि एन एमनियोटा के अंतर्गत कौन आते हैं, तो जिनमें एमनियॉन की झिल्ली नहीं पाई जाती है वो एन एमनियोटा में आते हैं, जैसे मत्स्य वर्ग है और उभयचर वर्ग है। नेक्स्ट है, अरिसम्मित जंतु है। अरिसम्मित जंतु कौन सा है, तो स्टारफिश है। अरिसम्मित, इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। स्टारफिश को हम सितारा मछली बोलते हैं और यह इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ की खास बात है कि इसके सारे सदस्य समुद्री होते हैं। ठीक, इकाइनोडर्मेटा के सारे सदस्य समुद्री होते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। और इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों के बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कटीली त्वचा वाले उस संघ का नाम बताइए जिसमें कटीली त्वचा वाले जंतु रखे गए हैं, तो इकाइनोडर्मेटा को आप याद रखना। स्टारफिश उसी का सदस्य है और इस स्टारफिश में ये खास बात होती है कि अगर इसकी कोई भी आर्म कट जाती है तो पुनः से उस पर नई आर्म आ जाती है, नई भुजा आ जाती है और इसको हम पुनरुद्भवन बोलते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि स्टारफिश
मतलब पुनरुद्भवन किस जंतु में पाया जाता है, तो स्टार फिश में पुनरुद्भवन पाया जाता है, इसको हम सितारा मछली बोलते हैं। नेक्स्ट है किस संघ के सभी प्राणी समुद्री होते हैं, तो अभी हमने बताया है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी प्राणी समुद्री होते हैं। एक और है टीनोफोरा संघ, उसके प्राणी भी सभी समुद्री होते हैं। ठीक, तो इकाइनोडर्मेटा के सारे सदस्य समुद्री होते हैं, अर्थात मैरीन वाटर वाले होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और इनकी त्वचा कैसी होती, कटीली होती है। नेक्स्ट है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, तो जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। ठीक, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाया करते हैं, इसको इंग्लिश में हम विविपैरस बोलते हैं। कुछ जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, शिशुओं को जन्म नहीं देते हैं, तो जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडज कहते हैं। लेकिन जो बच्चे देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, जितने भी ये जंतु हैं ये सभी जरायुज होते हैं जो डायरेक्ट अपने शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वास्तविक मछली है, इसमें से वास्तविक मछली कौन सी है, वास्तविक मछली अभी हमने ऊपर बताया सत्य मछलियाँ, तो जो कार्डेटा संघ की होंगी वही सत्य मछली हैं। तो इसमें देखिए वास्तविक मछली कौन सी है, तो इसमें फ्लाइंग फिश जो है ये कार्डेटा फाइलम की है और मत्स्यवर्ग की है। इसमें से जो फिश इनमें सब में लगा है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लगा हुआ है, ये मछलियाँ नहीं हैं, ये सभी नॉन कार्डेट्स हैं। ये नॉन कार्डेटा मतलब अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं, नॉन कार्डेट्स हैं सब ये। तो नॉन कार्डेट्स में किसी में भी फिश लगा होगा तो उसको हम फिश नहीं मानते हैं। फ्लाइंग फिश जो है वो वास्तविक मछली होती है, फ्लाइंग फिश जो है वो वास्तविक मछली होती है, इसको हम एक्जोसीटस बोलते हैं। ठीक, फ्लाइंग फिश की जगह पर एक्जोसीटस आ सकता है। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।